नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए सब लोग जुड़ते हैं और हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, बिहार बोर्ड के लिए जो पढ़ रहे हैं हम लोग हिंदी, उसका गदखंड में चैप्टर नंबर 5 है, नागरी लिपि हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम लोग जानेंगे कि भाई जो नागरी लिपि या देवनागरी लिपि है उसका विकास जो है कैसे कैसे हुआ है, सबसे पहले कहाँ के लोगों ने इसको बोला और किन किन शताब्दियों में इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया, कुछ जानकारी हम लोग लिपि के बारे में लेंगे बच्चों। वन शॉट क्लास है, इसलिए आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मोटिवेशन पढ़ते हैं। परिणाम जो भी हो, हर प्रयास लाजवाब होना चाहिए। अर्थात हमें परिणाम पर फोकस नहीं करके हमें प्रयास पर फोकस करना चाहिए, मेहनत पर फोकस करना चाहिए। शुरू करें। आइए तो हम शुरू करते हैं बच्चों। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम लोग जिस भाषा में पढ़ाई करते हैं, हिंदी भाषा में, इसकी लिपि क्या है। लिपि मतलब एक होता है भाषा को लिखने का ढंग, इसकी लिपि क्या है, तो आप कहेंगे इसकी लिपि है देवनागरी। इसके अलावा भी आप कुछ कुछ लिपियों का नाम सुने होंगे, जैसे ब्राही, जैसे पाली, जैसे है ना नेपाली, है ना, माफ कीजिएगा, जैसे मेरे बच्चे रोमन, जैसे फारसी। ये सभी बहुत सारी लिपियों का आप लोगों ने नाम सुना होगा, पर आज हम लोग देखने वाले हैं देवनागरी लिपि के बारे में जानेंगे। इनके जो लेखक हैं वो कौन है, बता सकते हैं आप मुझे। देख है ना, देवनागरी लिपि के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, तो कहना देखो भाई, देवनागरी लिपि के जो लेखक हैं, तो याद रखना कि नगर में गुणवान लोग होते हैं। ट्रिक क्या बोला मैंने कि नगर में कैसे लोग होते हैं, बोलो नगर में कैसे लोग होते हैं, तो नगर में गुणवान लोग होते हैं। गुणवान से ही हम लोग पकड़ेंगे, गुणवान से ही एक ट्रिक बना लेंगे, गुणाकर मूल्य। क्या पकड़ लेंगे, गुणाकर मूल्य। यहाँ से एक ट्रिक हम लोग बना लेंगे कि इसके जो लेखक हैं गुणाकर मूल्य हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं क्योंकि चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, पढ़ने वाली बात है। थोड़ा फास्ट चलेंगे, मैं पहले ही बोल देता हूँ, बीच में नहीं रोकिएगा कि गुरुदेव आप फास्ट चल रहे हैं। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा बच्चों। चलिए, गुणाकर मूल्य का जन्म 1935 महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। किस परिवेश में हुई, ग्रामीण में। शिक्षा की भाषा कैसी रही, मराठी। उन्होंने मिडिल स्तर पर मराठी पढ़ाई की, फिर वे वर्धा चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्षों तक नौकरी की। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। बच्चों किन किन भाषाओं का अध्ययन किया बताओ कमेंट बॉक्स में। मराठी के बाद और किन किन भाषाओं का। स्टार्टिंग तो हुई मराठी से, स्टार्टिंग तो हुई मराठी से, लेकिन उसके बाद और कौन कौन सी भाषा का उन्होंने अध्ययन किया कहना हिंदी और अंग्रेजी। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। अच्छा, उस समय किसी एक खास विषय में भी होता होगा। तो अगर एक हिसाब से पूछा जाए, उन्होंने एमए जो किया है वो किस विषय में किया है, किस विषय में किया है। मुझे पूरा भरोसा है आपको कि प्यारे बच्चों उन्होंने किस में किया है, किस विषय में किया है बताओ। तो आप लोग कहेंगे गणित में, आप लोग कहेंगे गणित में किया है, गणित में किया है। आगे लिखते हैं सन 2009 में मूले जी का निधन हो गया। तो निधन भी याद रखिएगा। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है जन्म 35, एक है जन्म 1935 और एक है मृत्यु निधन 2009। बाकी स्टार्ट उन्होंने जो किया, किस भाषा में पढ़ना शुरू किया, मराठी भाषा में। उसके बाद उन्होंने क्या क्या पढ़ा और कौन कौन सी भाषाएं, तो उसके बाद उन्होंने हिंदी पढ़ी और अंग्रेजी पढ़ी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा गया है, नेक्स्ट लिखा गया है उनकी प्रमुख कृतियां। उनकी प्रमुख कृतियों के नाम हैं, ध्यान रखिएगा, अक्षरों की कहानी, भारत संस इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, है ना, मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय,
भारतीय विज्ञान की कहानी आदि गुनाकर मूले की एक पुस्तक अक्षर कथा। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। प्यारे बच्चों, इनकी जो रचना है आपको देखकर नहीं लगती कि सब ऊपर की बातें हुई है ना ना, ऊपर ग्रहों के बारे में, नक्षत्र के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, आकाश के बारे में। मैं बस 3 रचना आपको बोलूंगा याद करने के लिए। क्या आप याद कर लेंगे? मुझे बताओ हाँ या ना। बस 3 रचना मैं याद करवाऊंगा और यही 3 रचनाएं आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। याद कीजिएगा मेरे साथ में। पहला रचना अक्षरों की कहानी, फर्स्ट। दूसरा रचना प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, ये दूसरी रचना है। और तीसरी रचना भारतीय लिपियों की कहानी। तो बस ये 3 रचना मैं आप लोगों से याद करवाऊंगा और आपको 3 रचना ही याद करनी है। ठीक है ना? 3 याद करवाऊंगा और आपको 3 ही याद करनी है। हो गया बच्चों? चलिए मैंने आज एप्लीकेशन में बात की, एप्लीकेशन वालों से। आप लोग की जो एमबी की इशू है, थोड़ा हैप्पी हो जाइए, वो ठीक हो रही है थोड़ा खुश हो जाओ सब लोग कि एमबी थोड़ा कम लगेगा। ठीक है ना? थोड़ा खुश हो जाओ कि जो ज्यादा डाटा खत्म हो रहा था वो थोड़ा कम होगा अब। और बच्चों ये गलत फहमी में मत रहना कि अच्छा एक और स्लाइड छूट गया क्या ऊपर? ओह अच्छा सॉरी बच्चों, एक और स्लाइड छूट गया ऊपर, माफ कीजिएगा। पढ़ते हैं। गुणाकर मूल्य के अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान का अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरालिपि शास्त्र और प्राचीन भारत के इतिहास व संस्कृति जैसे विषय मिल पर खूब लिखा है। पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन्हीं विषयों से संबंधित उन्होंने 2500 से अधिक लेख लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। बच्चों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए गुणाकर मूले ने पिछले 25 वर्षों में कितने लेख लिखे हैं? पिछले 25 वर्षों में कितने लेख लिखे हैं? तो आप क्या बताओगे? गुणाकर मूले ने पिछले 25 वर्षों में कितने लेख लिखे हैं? आप क्या बताओगे? 2500। 2500 लेख लिखे हैं। और कितनी कहानियां? तो 30, माफ कीजिए, कितनी पुस्तकें? 30 पुस्तकें। बाकी आप ये भी अभी पढ़ चुके हैं। लास्ट स्लाइड आपको पढ़ना है आइए पढ़ते हैं बच्चों। प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक कहां से? भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इसमें हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास के रूपरेखा स्पष्ट किए गए हैं कि मतलब किस तरह से ये लिपि का विकास हुआ है। यहाँ हमारे लिए देने की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाहपूर्ण शैली में प्रामाणिकता आख्यान प्रस्तुत किया गया है। तकनीकी बारीकी और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध की कोशिश की है। आइए बच्चों, ये आपका लेखक परिचय समाप्त हुआ। कैसा लगा? एक बार दिल बनाकर भेजिए। आपको सुनने में कैसा लगा? लेखक परिचय सुनने में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा मुझे टेस्ट दे देंगे तो और अच्छा लगेगा। बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं नागरी लिपि, ये क्या है? तो आंसर लिखना, ये निबंध है। पहली बात, ये निबंध है। नंबर 1, कहां से लिया गया है? अच्छा निबंध तो है। जो हम पढ़ रहे हैं नागरी लिपि, यह एक निबंध है। लेकिन निबंध बच्चों कहां से लिया गया है? ये लिया गया है भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय 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 लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। मैं तीसरा आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। तीसरा है मेरे बच्चे, ये बताओ कि लेखक का जन्म कब हुआ? सर लेखक का जन्म हुआ 1935 में। लेखक की मृत्यु कब हुई? 2009 में। 2009 में। नंबर 5 है, लेखक ने किस विषय में पढ़ना शुरू किया? मराठी विषय में। उसके बाद उन्होंने कौन कौन से विषय का अध्ययन किया? हिंदी प्लस इंग्लिश। एमए किस विषय में किया? मैथमेटिक्स। मैथ में उन्होंने एमए किया। नंबर 8वां है मैथ में। बच्चों जन्म हुआ कहां पर? महाराष्ट्र के अमरावती में। कहां पर हुआ? महाराष्ट्र के अमरावती में, है ना।
महाराष्ट्र के अमरावती में। बच्चों अगर पूछा जाए नक्षत्र, है ना, पूछा जाए, है ना, ब्रह्मांड, है ना, ब्रह्मांड की जो रचना है बच्चों, ब्रह्मांड क्या था, ब्रह्मांड ही था ना, एक प्यारा सा लिखा गया था, ब्रह्मांड ही था शायद, है ना। अच्छा, सूर्य है। ब्रह्मांड परिचय, माफ कीजिएगा, ब्रह्मांड परिचय, सूर्य, नक्षत्र, इन सभी की रचनाएं किसने की है? तो इन सभी की रचनाएं बच्चों गुनाकर मूले ने। GM मतलब है गुनाकर मूले। 25 वर्षों में, पिछले 25 वर्षों में कितने लेख लिखे हैं इन्होंने? 25 वर्षों में 2500 प्लस। कितनी पुस्तकें लिखी हैं? 30 प्लस। बच्चों अगर मैं हिंदी पढ़ाता हूँ यूट्यूब पर तो कितने बच्चे लाइव में देखते हैं? क्या पता है आपको कि जब यूट्यूब पर मैं हिंदी पढ़ाने इस तरह का आता हूँ तो कितने बच्चे देखते हैं? सर 2500 से, मैं बोलो हाँ या ना? 2500 से 3000 के बीच देखते हैं ना? बोलो हाँ। यस सर। ऐसे अगर आप पढ़ाने आते हिंदी चैप्टर वाइज तो पढ़ाते, तो 2500 से 3000 देखते हैं। बच्चों यहाँ भी कम नहीं देख रहे हैं आप लोग, यहाँ भी 2300 प्लस बच्चे दिख रहे हैं। 2300 प्लस बच्चे यहाँ भी देख रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। अच्छा, 2300 बच्चे यहाँ भी, है ना। अभी कुछ कम हुआ ना, लीजिए मैं फोटो खींच लिया हूँ जस्ट अभी। ये घटता बढ़ता रहता है, कभी 2 4 5, 2300 के आसपास है। देखिए बच्चों मैं भेज रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा लगे ना, कभी ये चीज मत समझना कि भैया यूट्यूब पर तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं और यहाँ हम लोग अकेले अकेले तो नहीं पढ़ रहे कहीं। ऐसा नहीं, अभी हमने इस बात को लिखा। देखिए कहाँ गया। अच्छा ये ना, लो बच्चों देखो अभी जस्ट आया आया ये चीज, देखो आपके सामने। हाँ वही, वहां पर भी 2500 प्लस देखता है, यहाँ भी देखिए कितने बच्चे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हम लोग अकेले तो नहीं पढ़ रहे हैं, कोई है ही नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। आप जब पढ़ रहे हैं मैं बस आप लोग के लिए दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को ऐसा लगे कि नहीं सर यहाँ पर भी बच्चे तो पढ़ते हैं, है ना। चलो लो देखो बच्चों, ये अभी का स्क्रीनशॉट है, ये जस्ट अभी का स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। जब मैं ये लिख रहा था अभी, जब मैं ये इधर घूम करके लिख रहा था, यूट्यूब पर कितने बच्चे पढ़ते हैं? 2500 से 3000 लिख रहा था ना मैं, तो देख सकते हैं आप कितने बच्चे हैं, 2277 बच्चे, यानी अप्रोक्स 2300 बच्चे थे, है ना। दुर्भाग्य देखिए, जिस समय मैंने बोला उस समय 2300 पूरे थे, 20-22 कम हो गए, 2200। हाँ तो मेरे बच्चे ये समझना कि आप यहाँ पर भी अकेले नहीं पढ़ रहे हो, समझ गए। अब देखो फिर अभी हो गए 2304 बच्चे। आ जाओ, तो अब हम लोग स्टार्ट करें मेरे बच्चों, अब हम लोग शुरू करें, बोलो हाँ या ना। यस। तो अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को समझने का प्रयास करेंगे, और पाठ में क्या कहा गया है इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। लिखें, बताओ। पढ़े मेरे बच्चे? आइए अब देखो कितने स्लाइड हमें पढ़ने पड़ेंगे। 13 से स्टार्ट होगा स्लाइड, और ये मेरे बच्चे 13 से स्टार्ट होकर के भाई साहब कितना लंबा है, 43 तक जाए, यानी कि 30 स्लाइड हमें पढ़ना पड़ेगा। 30 स्लाइड हमें पढ़ना पड़ेगा टोटल, 30 स्लाइड पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 30 स्लाइड पढ़ना पड़ेगा मेरे बच्चे। तो चल दो पढ़ते हैं फटाफट से। कहते हैं लिखा गया है, जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। तो बच्चों जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी की जो लिपि है उसे क्या कहते हैं? नागरी या देवनागरी। करीब 200 वर्ष पहली, है ना, पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में अस्थिरता आ गई। बच्चों आज अगर आप देख रहे हैं तो हमारे पास लिमिट अक्षर हैं, बताओ कितने अक्षर हैं? हिंदी में कितने अक्षर हैं बताओ? देवनागरी लिपि में कितने अक्षर हैं बताओ? देवनागरी लिपि में अक्षर कितने हैं? कमेंट बॉक्स में लिखना सभी लोग। तो कहेंगे सर 52 अक्षर हैं। अब कोई अक्षर नहीं बढ़ सकता। अगर आज आकर के कोई बोले कि ये एक अक्षर है, तो क्या आप मानेंगे? सर ये कैसा अक्षर है? कोई आकर के बोले कि ये एक अक्षर है, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि अब ये इसके अक्षरों में अस्थिरता आ गई है, यानी अब ये बढ़ घट नहीं सकता है, बढ़ और घट नहीं सकता है। तो ये कितने वर्ष पहले से ऐसा हुआ है बताओ? कितने वर्ष पहले से? कितने वर्ष पहले से?
तो करीब 200 वर्ष पहले ही ऐसा हुआ है। टाइप बने हैं, टाइप मतलब जो टाइपिंग होता है ना, टाइप बन गए हैं, इसके फिक्स हो गया है। एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई? बोलो, लिख पाओगे आंसर? देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता कैसी आई, है ना? स्थिरता कैसे आई, स्थिरता कैसे आई, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, आपसे पूछा जाएगा। तो कहना कि करीब 200 वर्ष पहले देवनागरी लिपि के टाइप बन गए, देवनागरी लिपि के अक्षरों के, देवनागरी लिपि के अक्षरों के टाइप बन गए, टॉ में आकर हर्षही पौ, टाइप बन गए, जिसके बाद देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता आ गई। मैं उम्मीद है कि आप लिख देंगे, प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। स्लाइड नंबर दूसरा, कहते हैं हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली यानी कि बच्चों खसकुड़ा व नेवाड़ी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा कि बताइए नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेपाली भाषा किस लिपि में? आंसर कहना देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो कहना बच्चों देवनागरी है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर आता है, ये क्या है? इसको क्या पढ़ते हैं पता नहीं बच्चों, क्या लॉक है ना, ये क्या है? उल्टा 8 है और यहाँ पर सटा है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर ने, है ना, अक्षर ने नेवियो मिलता है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर नहीं दिया गया, अक्षर अक्षर मिलता है, माफ कीजिएगा, अक्षर मिलता है। अब बात कीजिएगा मराठी भाषा की जो लिपि है ना, माफ कीजिएगा, मराठी भाषा में की जो लिपि है उसमें देवनागरी से कितने अक्षर ज्यादा हैं? बताओ कितने अक्षर ज्यादा हैं? कहना सिर्फ और सिर्फ एक। तीसरे स्लाइड पे चलते हैं। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती हैं वे प्रायः देवनागरी लिपि में छपती हैं। अब यहां से सवाल यह भी उठने लगा कि बच्चों संस्कृत भाषा किस लिपि में होता है? बताओ संस्कृत भाषा किस लिपि में होता है? तो भी कहना संस्कृत भाषा भी देवनागरी में होता है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। बच्चों माफ कीजिएगा, पूछा जाएगा गुजराती लिपि किस लिपि से अधिक भिन्न नहीं है? आंसर क्या बताएंगे? गुजराती लिपि किस लिपि से अधिक भिन्न नहीं है? तो कहना बच्चों किस लिपि से अधिक भिन्न नहीं है? कहना देवनागरी से। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। बंगला लिपि को किसकी बहन माना जाता है? बोलो तो बंगला लिपि को किसकी बहन मानते हैं? देवनागरी की। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफी भिन्न भिन्न हिंदी दिखाई देती हैं, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल मलयालम, ध्यान दीजिएगा, तमिल मलयालम और तेलुगु कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह् से ही विकसित हुई है। मेरे बच्चे एग्जाम से पूछा जाएगा कि आप बताइए तमिल मलयालम तेलुगु, है ना, तमिल मलयालम 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 तेलुगु, मलयालम तेलुगु, ये बच्चों कहाँ की भाषा है? ऑब्जेक्टिव सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तमिल मलयालम और तेलुगु ये कहाँ की भाषा है? आप सभी लोग तुरंत आंसर में लिखेंगे, मुझे पता है आप आंसर में लिखेंगे ये सभी दक्षिण भारत की भाषा है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा। अगले स्लाइड पे हम चलते हैं। अगले स्लाइड में हम पढ़ते हैं बच्चों कि अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियां लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। मेरे बच्चे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं, यानी कि सबसे पहले अगर कुछ लिखा हुआ हमें मिला है, बच्चों भारत के कितने भाग हैं बताओ? अगर हम भारत को बांटना चाहें तो मान लेते हैं बच्चों कि ये हमारा भारत है। देखो मुझे उतना अच्छा बनाने नहीं आता है,
तो प्लीज आप लोग हमारी खिंचाई मत करना कि गुरुजी ने खराब बना दिया। बच्चों मुझे फिलहाल बनाने का तो बिल्कुल नहीं आता है, मैं सिर्फ एक छोटा सा आपको मैं बना करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है मेरे बच्चे, बुरा मत मानना, कोई भी बुरा मत मानना। लो, ये भारत हमने बनाया। बच्चों मान लीजिए कि ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या है, दक्षिण है ना, दक्षिण है। ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। देखना कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इसमें भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये भारत का आपको मैंने चार चार बताए कि चार दिशाएं हैं, चार दिशाएं हैं। तो बोला गया है सबसे पहली बात कि हमें जो मिला है, माफ कीजिएगा, हमें जो मिला है, नागरी लिपि के लेख किस दिशा से मिले हैं बताओ। नागरी लिपि के लेख किस दिशा से मिले हैं? तो बच्चों कहते हैं दक्षिण भारत से। ध्यान देना, है ना, दक्षिण भारत से हमें मिले हैं, मान लीजिए, है ना। अगर इसमें मिस्टेक है तब तो फिर गलत गया, फिर गया, नहीं है तो बस समझो दक्षिण भारत। भाई सब मैं मिटा देता हूँ, कहीं अगर मिस्टेक होगा तो आप लोग फिर मेरी खिंचाई करेंगे। मैं ऐसे समझा देता हूँ दक्षिण, क्योंकि भी मेरे दिमाग से कहीं उल्टा हो गया तो, है ना। मैं दक्षिण भारत से मिले हैं। आगे लिखा गया है, हाँ क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा प्रारंभिक लेख, आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, आरंभिक लेख, तो क्या लिखेंगे आप लोग, आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, है ना, दक्षिण भारत से। एकदम फेमस ऑब्जेक्टिव है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी, है ना, दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि, है ना, नंदी नागरी कहलाती थी। बच्चों दक्षिण भारत में दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो आंसर लिखना बच्चों। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी क्या कहा जाता था, नंदी नागरी कहा जाता था। पढ़ते हैं, कोंकण के शिलाहार, मान्य खेट के राष्ट्रकूट देवनागरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। बच्चों ये भी ऑब्जेक्टिव कितने बार पूछा गया है कि मेरे बच्चे विजयनगर के जो शासक थे उसके लेख किस लिपि में थे, विजयनगर के शासक के लेख किस लिपि में थे। मैं यहाँ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, बताइए विजयनगर के जो शासक थे उनके लेख किस लिपि में थे, तो कहना बच्चों वो भी नंदी नागरी लिपि में थे, नंदी नागरी लिपि में थे बच्चों, नंदी नागरी लिपि में थे। आगे कहते हैं आगे लिखा गया है, पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेख की लिपि को ही नंदी नागरी मान लिया, है ना, नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था, फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। राजराज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोड़ राजाओं, बच्चों ये देखो, ये ना, ये चोड़ नहीं है, ये चोड़ बड़ी रो है, चोड़ राजाओं 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। 12वीं सदी के केरल के 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में अंकित हैं। बच्चों यहां से दो ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा। पहला सवाल कि जो केरल के शासक थे वो सिक्के पर क्या लिखवाते थे, केरल के शासक सिक्के पर क्या लिखवाते थे, केरल के जो शासक थे वो सिक्के पर क्या लिखवाते थे, कहाँ के शासक बोलो, वो जो केरल के शासक थे वो सिक्के पर क्या लिखवाते थे, तो कहते हैं केरल के शासक लिखवाते थे वीर केरलस्य, क्या लिखवाते थे, लिखवाते थे वीर केरलस्य, वे सिक्के पर वीर केरलस्य लिखवाते थे। दूसरी बात है, ये जो वीर केरलस्य है ये किस भाषा में लिखवाते थे, तो बच्चों है ना, ये किस लिपि में लिखवाते थे, तो कहते हैं नागरी लिपि में। वीर केरलस्य वो भी किस लिपि में, तो याद रखना कि नागरी लिपि में। आगे लिखा है मेरे बच्चे, सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियाम ताम्रपत्र 9वीं शती नागरी लिपि में है। यही नहीं, लंका के पराक्रम विजय बहु 12वीं शती आदि शासकों के सिक्के पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर मुस्कुरा दीजिए। चलो आगे,
आगे लिखा है मेरे बच्चे, दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले गजनवी 11वीं सदी पूर्वार्ध के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्के पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। अव्यक्त मेघ मोहम्मद अवतार निप्रधना नृपति महमूद ये सिक्का 1028 ईस्वी में शुरू किए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं के यहाँ सिक्के पर भी नागरी लिपि में लिखे एक शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनवी के बाद के मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए थे। एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे बच्चे, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह आदि शासकों ने अपने सिक्के पर कौन से शब्द खुदवाए थे? कौन से शब्द खुदवाए थे? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में भेजिए कि उन्होंने कौन से शब्द खुदवाए थे। तो बच्चे लिखिएगा नागरी शब्द। कौन से शब्द? नागरी शब्द खुदवाए थे। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में राम सिय शब्द अंकित है। तो प्यारे बच्चों बताइएगा, ध्यान दीजिएगा कि राम सीता के तस्वीर वाली सिक्के किसने चलवाए थे? राम सीता के तस्वीर वाले सिक्के, राम सीता के तस्वीर वाला सिक्का किसने चलाया था? बताओ, तस्वीर वाला सिक्का किसने चलवाया था? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि जिस पर राम जी का और सीता जी का फोटो बना हो, ये किसने चलाया था? तो कहना मेरे प्यारे बच्चों, अकबर ने चलाए थे, अकबर ने। और सिक्के पर क्या लिखवाया था उन्होंने? तो कहते हैं सिक्के पर लिखवाया था उन्होंने राम सिय, राम और सीता को लिखा था सिय, तो उन्होंने सिक्के पर राम सिय लिखवाया था। तो सिक्के पर क्या लिखवाया था? राम सिय लिखवाया था उन्होंने, याद रखिएगा, अकबर ने। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अरे अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में पढ़ते हैं बच्चों, उत्तर भारत में मेवाड़ के मुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज के गाहड़वाल, देग काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जैजाक मुक्ति, बुंदेलखंड के चंदेल तथा त्रिपुरा के कलचुड़ी शासकों के लेख नागरी लिपि में ही है। भगवान मेरे, कितना खतरनाक सब नाम है जी। उत्तर भारत की इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि उत्तर भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, उत्तर भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं? कहना देवनागरी। उपर्युक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईस्वी की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। बच्चों पूछा जाएगा किस ईस्वी में नागरी लिपि का प्रयोग पूरे देश में होने लगा था? किस लिपि में बताओ? कब के, माफ कीजिए, किस शताब्दी में, कौन सी सदी में नागरी लिपि पूरे देश में उपयोग हो रही थी? पूरे देश में उपयोग होने लगी थी। बताओ किस समय में? पूरे देश में उपयोग किस समय में होने लगी थी? तो कहना बच्चों, पूरे देश में 8वीं-9वीं सदी में, है ना। 8वीं और 9वीं सदी में, 8वीं-9वीं सदी से 8वीं 9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन जो है पूरे देश में होने लगा था। यहीं पर मैं अगर सवाल पूछूं, कितने वर्ष पहले टाइपराइटर बने हैं? बताओ, इसके टाइप कितने वर्ष पहले बने हैं? टाइपराइटर कब बने हैं? टाइप कितने, है ना, टाइप कितने वर्ष पहले बने हैं? तो 200 वर्ष पहले बने हैं। 200 वर्ष पहले बने हैं। 200 वर्ष पहले बने हैं। 23वें नंबर पे चलते हैं। कहते हैं गुप्त काल की ब्राही लिपि तथा बाद की सिद्धतम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी, विलकीरों या छोटे ठोस त्रिकोण हैं, लेकिन नागरी लिपि का मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षर के सिरे पर पूरी लकीरें बनी होती हैं।
पूरी लकीरें बने होती हैं। इसमें बच्चों छोटे, है ना, इसमें छोटे लकीर नहीं, इसमें पूरे लकीर बने होते हैं। ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितने की अन की चौड़ाइयां होती हैं। हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों के सिरों पर अब भी कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरी के अक्षर आधुनिक नागरी मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़ी अभ्यास के बाद पढ़ा जा सकता है। आगे आगे कहते हैं, हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत से नागरी या नंदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी में मिलने लग गए थे। बच्चों, दक्षिण भारत में बताइए नागरी लिपि के लेख कब से मिल रहे हैं? दक्षिण भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। कहना बच्चों 8वीं सदी में। दक्षिण भारत में, भारत का हमने 4 हिस्सा बनाया। दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्रयोग होने लगा था 8वीं सदी से ही। अभी चल रहा है 2024 भाई साहब। और उत्तर भारत में पूछे तो नीचे दक्षिण ऊपर उत्तर। उत्तर में पूछे तो उत्तर में बच्चों 9वीं सदी से। याद रखना, ये भारत है तो ऊपर है बच्चों मान लो उत्तर और नीचे है दक्षिण। तो दक्षिण में 8वीं में और उत्तर में 9वीं सदी में। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव है बच्चों। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस नई लिपि को नागरी लिपि, देवनागरी लिपि या नंदी नागरी क्यों कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब हमें 3 चीज देखना है। बोलो क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है बताइए? किस किस नाम के बारे में जानना है? पहला है नागरी लिपि, दूसरा है देवनागरी और तीसरा नंदी नागरी। है ना? है तो तीनों एक ही, लेकिन मेरे बच्चे ये अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं? है ना? अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं? कहते हैं नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। एक के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया है। बच्चों बताइए, गुजरात के किसने इस्तेमाल किया है? गुजरात के किसने इस्तेमाल किया है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो कहना बच्चों गुजरात के किसने इस्तेमाल किया है? नागर ब्राह्मणों ने। पहला ये मानना है कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इस लिपि का उपयोग किया है, इसलिए इसका नाम नागरी लिपि पड़ा है। इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने हैं। एक अन्य मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनागरी है ना? परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा है। स्पष्टतः यह संकुचित मत है। पहले बच्चों अभी तक में कितने मत पढ़े हैं बताओ? है ना? ध्यान दीजिएगा। नागरी लिपि का जन्म कहां से हुआ बताओ? नागरी लिपि का जन्म बच्चों सबसे पहला बार कहां प्रयोग हुआ? इसके बारे में पहला मत क्या है? पहला मत यह है कि भैया मेरे गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने, पहला मत है गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इसका इस्तेमाल किया है। ब्राह्मणों ने, गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहली बार इसे बोला है। दूसरा मत है काशी में इसे बोला गया है, क्योंकि काशी देवनागरी है ना, क्योंकि काशी देव की नगरी है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है देवनागरी। तो एक मत, कुछ लोगों का मानना है कि पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने इस भाषा को बोला है, इस भाषा का उपयोग किया है, इसीलिए इसका नाम है नागरी लिपि। और काशी के लोगों ने उपयोग किया है, इसीलिए काशी को कहते हैं देव नगरी, इसीलिए इसका नाम है देवनागरी। तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा लिखा है अल बेरूनी ने अपने ग्रंथ 1030 में लिखा है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है, अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और भी कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था।
कहते हैं इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है ना। पादता दितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर के से संबंध है। अब तीसरा मत यह है कि बच्चों उत्तर भारत के किसी बड़े नगर में पहला उपयोग हुआ है। ध्यान दीजिएगा, तीसरा मत यह है कि इसका उपयोग पहली बार उत्तर भारत के बड़े नगर में हुआ है। उत्तर भारत के कौन से नगर में बताओ? उत्तर भारत के बड़े नगर में इसका प्रयोग हुआ है। अब ध्यान दीजिए, यह है तीसरा मत, ये था पहला मत, ये है दूसरा मत और ये निकला बच्चों तीसरा मत। तीसरा मत क्या है कि नागरी लिपि इसलिए नाम रखा गया, नागरी लिपि इसलिए नाम रखा गया क्योंकि उत्तर भारत के एक बड़े से नगर में पहली बार इस लिपि का उपयोग हुआ है। पहली बार इस लिपि का उपयोग हुआ है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे, बहुत कम बचा है, 10 पेज पढ़ना है बस, छोटा छोटा पेज है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, ध्यान दीजिएगा बच्चों, चंद्रगुप्त द्वितीय को का नाम क्या था? किसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय किसे कहते थे? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय कहते थे विक्रमादित्य को। का व्यक्तिगत नाम देव था। एग्जाम में पूछा जाएगा विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो कहना बच्चों विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। देव, इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता है। पूछा जाएगा देवनगर किसे कहते हैं? तो कहना बच्चों देवनगर पटना को कहा जाता है। कहते हैं देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपियों को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा, लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम सप्रमाण नहीं बता सकते हैं कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। बच्चों क्या देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया, क्या हम 100% बता सकते हैं? बताओ, क्या हम 100% बता सकते हैं कि देवनागरी नाम जो है कैसे अस्तित्व में आया है? बताओ, क्या बता सकते हैं? नो सर, नो, है ना। कुछ का मानना है कि भैया पटना में इसका प्रयोग हुआ है इसीलिए नाम है। नहीं, 100% हम ये नहीं बता सकते हैं कि भैया ये नागरी लिपि जो है शब्द है ये कैसे अस्तित्व में आया, ये शब्द कैसे बना, हम नहीं बता सकते बच्चों। क्यों? क्योंकि कुछ लोग का कहना है कि गुजरात में इसका प्रयोग हुआ होगा और गुजरात के नागर ब्राह्मण ने प्रयोग किया है, इसीलिए इसका नाम है नागरी लिपि। कुछ लोगों का मानना है कि काशी में इसका उपयोग पहले हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम है देवनागरी। कुछ लोगों का मानना है उत्तर भारत के बड़े नगर में हुआ होगा, इसीलिए इसका नाम है नागरी। कुछ लोगों का मानना है कि पटना को देवनगर कहते हैं और पटना में ही इसका प्रयोग हुआ है पहली बार, इसलिए इसका नाम है देवनागरी। तो बच्चों यहाँ अलग अलग सबके मत हैं, लेकिन हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते हैं कि क्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा गया है ईस्वी की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि विजयनगर के जो शासक थे उनका क्या समय था, उनका शासन काल क्या था। कहना विजयनगर के शासक का शासन काल था 14वीं-15वीं शताब्दी। फिर पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने लेख किस लिपि में लिखे थे। विजयनगर के शासकों ने अपने लेख किस लिपि में लिखे थे? है ना, नंदी नागरी लिपि में। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में लिखे थे। जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था। वह वैदिक साहित्य निश्चय ही नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि, है ना, कि वाकाटकों और राष्ट्रकूटों के समय में महाराष्ट्र की प्रसिद्ध नंदी नगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण इसका नाम नंदी नागरी पड़ा है। खैर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। यस, आगे। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी से नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं से 11वीं
सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं ना, देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। आगे बढ़ते हैं। देश भर से नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिले हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी में इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में बच्चों बहुत सारे मुस्लिम शासकों ने राज किया है। भारत में इस्लामी शासन कब से लागू हुआ है बताओ, है ना मेरे बच्चे। भारत में इस्लामी शासन कब से लागू हुआ है बताइए। कहना बच्चों 13वीं सदी से पूछा जाएगा। भारत में इस्लामी शासन का प्रारंभ कब से हुआ? 13वीं सदी से। कहते हैं कि नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं-9वीं सदी के आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिंदी के आदि कवि कौन है। बहुत फेमस सवाल है। हिंदी के आदि मतलब होता है बहुत ही पुराना। हिंदी के सबसे पुराने कवि किसको माना जाता है बताओ? आदि कवि। कहना बच्चों सरहा, है ना, क्या बोलना? सरहपाद को। किसको? सरहपाद को सबसे पुराना कवि माना जाता है ना, सरहपाद को, जिसका समय काल है 8वीं सदी, है ना। दोहा कोश, इनकी रचना कौन सी है? दोहा कोश, है ना। दोहा कोश के लेखक कौन है? एग्जाम में पूछा जाएगा। कहना दोहा कोश के लेखक हैं सना सरहपाद। कहते हैं कि तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह 10वीं-11वीं सदी के लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली हैं। इसी काल के भारतीय राजभाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। इस समय से इन भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। आगे लिखे हैं दक्षिण भारत को द्रविड़ भाषा परिवेश की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। बच्चों दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है बताओ? दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन कौन है? तो कहना बच्चों दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा है तमिल। कौन है? तमिल। आगे लिखते हैं लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राही लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि नागरी के आरंभिक लेख बच्चों, जो नागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ, नागरी लिपि में कुछ लिखा हुआ सबसे पहली बार कहाँ मिला था? याद कीजिएगा जल्दी से कि नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख हैं वो हमें सबसे पहले कहाँ मिले थे? किस पर्वत के नीचे मिले थे? कहना विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से, विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से मिलते हैं। 9 स्लाइड है बच्चों, 5-6 मिनट लगेगा मुझे पढ़ने में। 8 स्लाइड है, 8 स्लाइड 8 मिनट बस। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंदी दुर्ग का समांग दानपत्र 754 ईस्वी है। दर्ती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा। मेरे बच्चे कृष्ण के शासनकाल में एलोड़ा, प्राचीन एलापुर, बेरूल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सवाल क्या है कि सवाल यह है कि ये जो कृष्ण प्रथम है, ये कृष्ण प्रथम किसकी गद्दी पर बैठे थे? कृष्ण प्रथम जो थे वो किसकी गद्दी पर बैठे थे? प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, कृष्ण प्रथम किसकी गद्दी पर बैठे थे? आंसर लिखना बच्चों। कृष्ण प्रथम जो थे वो
राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठे थे। कृष्ण प्रथम जो थे वो राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठे हुए थे, एग्जाम में पूछा जाएगा। कहते हैं कृष्ण के कुछ लेख भी मिलते हैं 9वीं सदी के अमोघ वर्ष का एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुआ था। इसी अमोघ वर्ष ने राष्ट्रकूट की नई राजधानी मान्यखेट माल है ना मान्यखेट की नींव डाली थी। अमोद वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह की रचना की थी। हाँ, ये सवाल पूछा जाता है, याद कीजिएगा बच्चों, पूछा जाएगा कि गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी, बताओ। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? तो कहना बच्चों, गणित सार संग्रह की रचना महावीराचार्य ने की थी। गणित सार संग्रह की रचना किसने की थी? महावीराचार्य ने की थी। कहते हैं ईसा की 8वीं सदी में पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज्य स्थापित हो रहा था। 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में थी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों के अनेक नागरिक लेख मिले हैं। आगे लिखते हैं कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलागोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये जो श्रवण बेलागोल स्थान है वो किस धर्म के लिए प्रसिद्ध है? श्रवण बेलागोल स्थान जो है, श्रवण बेलगोल स्थान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कहना जैन धर्म के लिए। बच्चों ये जो स्थान है श्रवण बेलगोल स्थान, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो श्रवण बेलगोल स्थान जैन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। जहां जहां गोमटेश्वर का भव्य पुतला खड़ा है, इस स्थान से विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराजे सुत्ताले कर करवियले। एक अन्य नागरी लेख में लिखा है श्री चावुंडे राज्य करविय से। ये लेख दक्षिण शैली की नागरी लिपि है, थोड़ा सा कठिन टाइप का है। देवनागरी के यादव राजाओं के नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राय रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए और ओ की मात्राएं अक्षरों की बाईं ओर हैं। कल्या के पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में हैं। उड़ीसा यानी कलिंग प्रदेश। बच्चों किसे कलिंग प्रदेश कहा जाता है, बताओ। सर एक स्लाइड छूट गया, अच्छा हो गया होगा, कोई सुनिए बच्चों। अच्छा यहाँ छूट गया ना, अच्छा यहाँ छूट गया, सॉरी। 11वीं सदी में नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषाओं के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल नहीं छूटेंगे। आ जाओ यहाँ पर। बच्चों कलिंग प्रदेश किसे कहा जाता है, बताओ। कलिंग प्रदेश किसे कहते हैं? कहना उड़ीसा को कहा जाता है। ब्राही की एक विशेष शैली कलिंग लिपि का अस्तित्व थी, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में भी मिलते हैं। आगे लिखा है बच्चों, नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत से बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिलते हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वरगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा का लेख शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। उत्तर भारत में पहले पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिले हैं। बच्चों पूछा जाएगा गुर्जर प्रतिहार जो है ये कौन थे, या गुर्जर प्रतिहार जो है बच्चों ये कहाँ के राजा हुए थे? गुर्जर प्रतिहार, इसके बारे में क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। कहना बच्चों गुर्जर प्रतिहार उत्तर भारत के राजा थे। कहाँ के? उत्तर भारत के बने थे। कैसे? देखो आगे लिखा गया है, राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। गुर्जर प्रतिहार कहाँ से आए थे? बोलो, बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में ही अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया था। गुर्जर प्रतिहार ने अपना शासन कहाँ खड़ा किया था, बताओ। गुर्जर प्रतिहार ने अपना शासन कहाँ खड़ा किया था, बताइए। कहना अवंती प्रदेश में।
गुर्जर प्रतिहार ने अपना शासन कहाँ खड़ा किया था? कहना अवंती प्रदेश में लिखा गया है किया, और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया था। तो पहला बच्चों अवंती प्रदेश में और दूसरा कन्नौज में। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज जिसका समय 840 से 81 ईस्वी की, ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। कहते हैं धारा नगरी का परमार शासक भोज था। एग्जाम में पूछा जाएगा कि धारा नगरी का परमार शासक कौन था। कहना धारा नगरी का परमार शासक कौन था? बताओ 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 कमेंट बॉक्स में। कहना भोज। अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। इस राजा के बंसवारा और बेतमा दानपत्र क्रमशः कोंकणी विजय तथा कोंकणी विजय पर्व के अवसर पर दिए गए थे। बेतमा इंदौर के दानपत्र। बच्चों बेतमा दानपत्र का समय क्या था बताओ? बेतमा दानपत्र जो है किस ईस्वी में छपा था? बेतमा दानपत्र क्या कहोगे बताओ? बेतमा दानपत्र किस ईस्वी में छपा था? 1020 में। 1020 में। 1020 में लास्ट है बच्चों। हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों को संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं शती के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्के पर नागरी लेख अंकित किए हैं। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा कठिन भरा ये रहा होगा, मुझे पता है। क्या आप लोग पूरा पढ़ लिए? बताओ हाँ या ना, यस और नो। ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन टाइप का है, निबंध टाइप का है, समझने वाली बात है। पढ़ लिए तो एक बार यस लिखकर भेजिए कि यस गुरुजी, यस 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 पढ़ लिए। अब 1 घंटे भी पूरे हो गए हैं और हम लोग सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, और क्लास में मेरे बच्चे अप्रोक्स 1900 बच्चे बचे हैं। 300 बच्चों का इंटरनेट खत्म हो गया या बच्चे चले गए होंगे। अब ये 1900 बच्चों को ही जवाब देना पड़ेगा हमारे प्रश्नों का। पहला प्रश्न हमारा आता है, नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? लेखक कौन है? तो नागरी लिपि जो निबंध है बच्चों, इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। सवाल नंबर दूसरा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? एक निबंध है। गुणाकर मूले द्वारा रचित निबंध कौन सा है? नागरी लिपि। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ? मैंने बताया वर्ष 1935 में। नेक्स्ट, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं? सबसे प्राचीनतम लेख मिले हैं दक्कन प्रदेश से। अगला, नागरी लिपि के प्राचीनतम मराठी भाषा के लेख मिलने लग गए थे। मराठी भाषा के लेख कब से मिलने लगे थे? तो 9वीं सदी से मिलने लगे थे। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी गई है? हिंदी, नेपाली, मराठी सभी लिखी गई है। अगला, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब मिले हैं? देखो स्टार्ट हुआ है दक्षिण भारत में मिले हैं 8वीं सदी में, उत्तर भारत में मिले हैं 9वीं सदी में। अगला, हिंदी के आदि कवि कौन है? अभी तुरंत पढ़े थे ना, सरहपाद हिंदी के आदि कवि हैं। सरहपाद की कौन सी रचना है? दोहा कोश, अभी जस्ट पढ़े थे दोहा कोश। नागरी लिपि के लेखक कौन है? नागर में गुण होता है, गुणाकर मूले। 12वीं शती के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में है। ईस्वी के 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों के अपने लेखों की लिपि क्या थी? विजयनगर के शासकों के नंदी नागरी। विजयनगर के शासकों के क्या थे? नंदी नागरी। बेतमा दानपत्र का समय क्या था? जस्ट पढ़े थे अभी 1020। 1020। गुणाकर मूले ने अपनी किस पुस्तक में संसार की प्रायः सभी प्रमुख पुरालिपियों का विस्तृत जानकारी दिया है? किसमें दिया है? किसमें दिया है? किसमें दिया है? अक्षर की कहानी, अक्षरा की कहानी। अक्षर की कहानी में बच्चों पुस्तक का नाम था अक्षर की कहानी। महमूद गजनवी के बाद के किस शासक ने अपने सिक्के पर नागरी शब्द खुदवाए थे? बच्चों मोहम्मद गजनवी के बाद आए थे मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बाद अलाउद्दीन खिलजी, फिर कौन है? शेरशाह। सब लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला, उत्तर भारत के पहले पहल किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलते हैं? राष्ट्रकूट के राजाओं में, है ना, है ना, राष्ट्रकूट के राजाओं में।
उत्तर भारत के। नेक्स्ट है बच्चों, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? आरंभिक लेख मिले हैं दक्षिण भारत से, उत्तर नहीं। आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, नीचे वाले पार्ट से मिला है, दक्षिण से। नक्षत्र लोक किस लेखक की रचना है? गुणाकर्ण मूल्य, ऑप्शन बी। अगला है, मराठी भाषा की लिपि क्या है? नागरी बोलो, देवनागरी, अरे अलग अलग दिया है ना, देवनागरी ही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्या अनुरागी थे? तो धारा नगरी के राजा भोज, राजा भोज जो थे वो विद्या अनुरागी थे। अगला, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? व्यक्तिगत नाम देव था उनका। अगला, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ये तो आप लोग जानते ही हैं, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अगला, दोहा कोश, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपाद की रचना है, ये तो पहले भी हो गया था। रामायण की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है ना। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ कहाँ की भाषाएं हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। पहली बार देवनागरी के टाइप कब बने थे? करीब 200 सदी पहले, करीब 200 सदी पहले, है ना। अगला क्वेश्चन है, अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? जिसकी नहीं बच्चों, किसकी रचना है? अक्षरों की कहानी गुणाकर्ण मूल्य की रचना है। नागरी लिपि निबंध गुणाकर्ण मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। अगला, 9वीं सदी में सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुन की का पलियम ताम्रपत्र किस लिपि में मिला है? नागरी लिपि में मिला है। सूर्य नामक पुस्तक किसका है? गुणाकर्ण मूल्य का है। नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी गई हैं? नेवाड़ी भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के लेखक कौन हैं? गुणाकर्ण मूल्य हैं। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा में ना किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में। प्यारे बच्चों बताइए, 34 में से आपको क्या लग रहा है, आपने कितना सही किया होगा? 34 सवाल में मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या लग रहा है कि आपने कितना सही? सर 15 का हमें गलत लगता है, ए होगा। अच्छा, हो सकता है बच्चों सवाल थोड़ा सा कठिन टाइप का होगा, उत्तर दक्षिण में मिस्टेक कर दिए होंगे हम। गुणाकर मूल्य ने किस पुस्तक में संसार की सभी, अच्छा संसार की सभी, ये तो लेखक है ना, ये तो लेखक परिचय में था, तो पढ़ लेते हैं, लेखक परिचय में लिखा गया था इसमें, यहाँ लिखा है ना। पुस्तक अक्षर कथा, इस पुस्तक में, अच्छा अक्षर कथा पुस्तक में, माफ कीजिएगा बच्चों, अक्षर कथा पुस्तक में ऐसा हुआ था, अक्षर कथा पुस्तक में, अक्षर कथा पुस्तक में 15 नंबर सवाल का आंसर अक्षर कथा पुस्तक है क्या? अच्छा गलत है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बच्चों, अक्षर कथा पुस्तक में। ठीक है, अक्षर कथा पुस्तक में। आइए अब पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? क्वेश्चन बैंक। पहला सवाल लिखा गया है, सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो सूर्य गुणाकर मूल्य की रचना है। नेक्स्ट क्या है, नेवाड़ी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं? है ना, किस लिपि में नेवाड़ी भाषाएं? देवनागरी लिपि में। अगला सवाल है, भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट बच्चों, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां बोली जाती हैं देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है, नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा लिपियां देवनागरी। नेक्स्ट क्या है, दोहा कोश सरहपाद की रचना है, ऑप्शन ए सही है। रामायण किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक साहित्य की कौन सी विधा है? ये एक निबंध है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ ये सब दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, ऑप्शन डी। निबंध के लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट क्या है, सरहपाद की रचना कौन सी है? दोहा कोश, ऑप्शन ए। हिंदी के आदि कवि कौन है? आदि कवि सरहपाद हैं, सरहपाद हैं। हिंदी लिखी जाती है देवनागरी में, ऑप्शन ए। अगला, 12वीं शती के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस से लिखाए गए हैं, किसमें? इसमें ना देवनागर नहीं, वीर केरलस देवनागरी लिपि में, ऑप्शन नंबर डी। अगला, ईस्वी के 14वीं 15वीं शती के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों ना अपने लेख लिखाए हैं, विजयनगर है, नंदी नागरी होगा। उत्तर भारत के नागरी लिपि के लेख कब से मिले हैं? देखो, दक्षिण भारत के 8वीं सदी में, उत्तर भारत के 9वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ मिले हैं? दक्षिण भारत से।
नेक्स्ट बेतमा दान पत्र है 1020 का, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी। विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी। नेक्स्ट, परमार शासक भोज कहाँ के थे? तो वो धारा नगरी के थे, ऑप्शन ए समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों बताइए 22 में से आपने कितने सवाल सही किए हैं? एक विद्यार्थी जी कह रहे हैं 6 नंबर देख लीजिए, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो। मनीष सर की क्लास मॉर्निंग से है बच्चों। अच्छा 19 नंबर मिस्टेक है क्या? नहीं नहीं, इसका 19 सही है, ऊपर वाला मिस्टेक है क्या फिर? अरे बच्चों इतना मेहनत कराओगे मुझसे, सर गलती पढ़ाओगे तो आना तो पड़ेगा। वो साथ कंगन लेके आना। 19 नंबर सही तो है, गुना कर मूल्य दोनों जगह सही है, गुना कर मूल्य रे। ठीक है, फिर आप लोग परेशान कीजिएगा मुझे तो कैसे होगा। आ जाओ, अब पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव सवाल। ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव सवाल पढ़ना भी बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, चलो पहला सवाल लिखा है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो मैंने बताया था उसी समय कि भैया इसके टाइप राइटर बन गए, टाइप बन गए, स्थिरता आ गई। करीब 200 सदी पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, जिसके कारण इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। समझ गए? बोलो हाँ या ना। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली इत्यादि भाषाएं लिखी जाती हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। अगला सवाल लिखा है नंबर 3, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? तो कहते हैं लेखक ने बंगाली लिपि से, नंदी लिपि से, नागरी लिपि से, ब्राही लिपि इत्यादि का संबंध देवनागरी लिपि से बताया है। बहुत सारी लिपि को, बंगाली को तो उसकी बहन कहा है कि नहीं है? चलो, अगर कहीं मिस्टेक होगा बच्चों तो देख लेना आप लोग, है ना। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, विवरण दीजिए। तो लिखते हैं नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से मिलता है, जो कि हम लोग पढ़े थे। आरंभिक लेख कहाँ से मिलते हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत, है ना, विंध्य पर्वत के दक्कन प्रदेश से मिलता है। नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं? इसके पीछे 4-5 गो रीजन है, बताए ना। नागरी लिपि को देवनागरी लिपि कहने के पीछे लेखक के अनुसार कई कारण हैं। कुछ कुछ विद्वानों का मत है कि इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था, इसीलिए इसे देवनागरी कहते हैं। दूसरे काशी के पंडितों का मत है कि काशी देव की भूमि है और यहाँ सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग हुआ है, इसीलिए हम लोग इसका नाम देवनागरी कहते हैं। इसी प्रकार कई और भी मत मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पटना में पहले प्रयोग हुआ है, पटना देव देवनगर है, इसीलिए नाम है देवनागरी। नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि हो गई थी? तो 8 से 11वीं सदी तक मान लीजिए। नागरी लिपि 8 से 9वीं सदी में सार्वजनिक नहीं बच्चों, सार्वदेशिक। सार्वदेशिक मतलब होता है कि सभी जगह उपयोग में हो जाना। सार्वदेशिक क्या लिखेंगे? सार्वदेशिक लिपि थी, क्योंकि इस समय संपूर्ण देश में लगभग इस लिपि का प्रयोग हो रहा था। संपूर्ण देश में इस लिपि का प्रयोग हो रहा था। चलिए 7वें पर चलते हैं। नेक्स्ट, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? अच्छा, गुर्जर प्रतिहार अवंती में इन्होंने शासन किया था। गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आए थे, जो 8वीं सदी से पहले हैं, है ना, सदी से पहले हैं। अब है ना, 8वीं सदी से पहले हैं। अवंती प्रदेश में अपना शासन खड़ा कर लिया था। बाद में उन्होंने कन्नौज पर भी आक्रमण जमा लिया। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो गया समाप्त। प्यारे बच्चों बताओ कैसा लगा? मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 5 आप लोगों को कैसा लगा? पूरा कठिन था बच्चों, क्योंकि इसमें ना कोई सटीक निबंध था, है ना, थोड़ा था। इसके बाद वाला जो आप पढ़ेंगे मुझे लगता है आपको बहुत मजा आएगा। इसके बाद में क्या है, छठा चैप्टर बहादुर है क्या? इसके बाद वाला पढ़ेंगे ना, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। कल पढ़ेंगे, हो सकता है यूट्यूब पर ही क्लास हो।
मज़ा आ जाएगा कल पढ़ के, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बच्चों कैसा लगा बताओ? बहुत प्यारा सा लगा होगा ना? बहुत अच्छा लगा होगा ना? बताओ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा? अच्छा, मनीष सर की कितने बजे क्लास है? मनीष सर की क्लास कितने बजे है बच्चों? मनीष सर की क्लास कितने बजे है अप्रोक्स? शायद 7 या 8 बजे ना, 7 PM में है शायद। 7, माफ कीजिए, PM नहीं, 7 AM में है ना। 7 से 7:30 तक मनीष सर लेते हैं। इसके पहले मुझे क्लास लेना पड़ेगा बच्चों, मुझे इसके पहले क्लास लेना पड़ेगा। विद्यार्थी जी तो बहुत ज़्यादा कुछ लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। क्या क्या लिख रहे हैं, ऊपर चले गए। चलो, अब नोट्स की बात रही गई बच्चों, नोट्स रुका हुआ है, नोट्स का काम। तो अब आपको नोट्स भी दिया जा रहा है ना? ठीक है, रुका हुआ था, देखते हैं अभी बात करके। चलो बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बच्चों। फाइनली हमारा पढ़ाई स्टार्ट हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई तो कम से कम शुरू हो गया ना। जब स्टार्ट हो गया तो अब तो अच्छा ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, बाय बच्चों। ऊंची ऊंची